हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज का ये वीडियो हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज का ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप हिंदी में 95% मार्क जरूर लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया है। पूरी हिंदी एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। यह वीडियो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और इस वीडियो में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सारे टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो 2025 बोर्ड और ये जो पेपर है 100% पक्का आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं पूरी बुक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। यानी प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है अमृत राय और ऑप्शन डी है हरवंश राय बच्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है यात्राव्रत, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है आलोचना। तो डियर स्टूडेंट, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कहानी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आप एक नोट्स बना लीजिएगा जिससे आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से हो सके। और थर्ड क्वेश्चन है इसका कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। त्याग पत्र के लेखक का नाम है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन फर्स्ट है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी है अमृतलाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, त्याग पत्र के लेखक का नाम है, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, जैनेन्द्र कुमार। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं गुलाब राय। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद है और ऑप्शन डी है धर्मवीर भारती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो मैं आपको 50 यानी 50 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी बुक के मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसका 5वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए में है शुक्ल युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्लोत्तर युग और ऑप्शन डी है भातेंद्र युग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी शुक्ल युग। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 है कि कंकाल के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला और ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, जयशंकर प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। ऑप्शन ए है सन 1900 ईस्वी से सन 1918 तक, और ऑप्शन बी है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है सन 1936 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक और ऑप्शन डी है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की समय अवधि है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, सन 1919 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक। और क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। और प्रश्न नंबर 9 है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन ए है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है लहरों के राजहंस और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, लहरों के राजहंस। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी है अज्ञे। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, अज्ञे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, अपनी खबर आत्मकथा है। ऑप्शन ए है पांडे बेचन शर्मा उग्र की, और ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन सी है हरवंश राय बच्चन की और ऑप्शन डी है श्याम सुंदर दास की।
तो प्यारे विद्यार्थियों उसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी पांडे बच्चन शर्मा उग्र की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? ऑप्शन ए वंशीधर शुक्ल, ऑप्शन बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है वैकुंठ नाथ शुक्ल, ऑप्शन डी है रामचरण शुक्ल। तो प्यारे विद्यार्थी इसका राइट और सही आंसर है ऑप्शन बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है नाटक, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी है कहानी, ऑप्शन डी है निबंध। तो प्यारे विद्यार्थियों चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, कहानी। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। प्यारे विद्यार्थी चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? ये आपका यहाँ पर ये सही है, इसमें नाटक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, ऑप्शन बी है यशपाल, और ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी है हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन डी है भातेंदु हरिचंद। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, भातेंदु हरिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ऑप्शन डी है राम विलास शर्मा। तो प्यारे विद्यार्थी इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, हरिवंश राय बच्चन। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 17 है, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, और ऑप्शन डी है नाटक। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, उपन्यास, यानी झूठा सच इस विधा की रचना है उपन्यास की। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी है जयप्रकाश भारती, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन डी है यशपाल। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन ए अज्ञे को, ऑप्शन बी प्रसाद को, ऑप्शन सी प्रेमचंद को, ऑप्शन डी है भगवती चरण वर्मा को। तो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद को। और प्रश्न नंबर 20 है, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है मथुरानाथ शुक्ल, ऑप्शन बी है लल्लूलाल, ऑप्शन सी है सदल मिश्र, ऑप्शन डी है इंसा अल्लाह खां। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, मथुरानाथ शुक्ल। और प्रश्न नंबर 21 है कि हास्य रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी है रीति। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्वेश्चन नंबर 22 है कि करुणा रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए है निवेद, ऑप्शन बी है वह, ऑप्शन सी रीति, ऑप्शन डी है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यानी करुण का स्थायी भाव होता है शोक। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि नाना वाहन नाना केसा, वैसे शिव समाज निज देखा, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु बाहु।
तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है करुण रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है शांत रस और ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, हास्य रस। और क्वेश्चन नंबर 24 है, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए है वीर रस और ऑप्शन बी है करुणा रस, ऑप्शन सी है श्रृंगार रस और ऑप्शन डी है हास्य रस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, हास्य रस। और क्वेश्चन नंबर 25 है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्ति में रस है, यानी उपयुक्त पंक्ति में रस है। ऑप्शन ए है वीर रस और ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी है हास्य रस, ऑप्शन सी है करुणा रस और ऑप्शन डी है रौद्र रस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, करुण रस। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी है सौंदर्य और ऑप्शन सी है आभूषण, ऑप्शन डी है वस्त्र। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, आभूषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको पहले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको गद्यांश और पद्यांश, फिर उसके बाद संस्कृत के गद्यांश, निबंध पत्र, जीवन परिचय, निबंध खंड काव्य, श्लोक, सारे टॉपिक मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो प्रश्न नंबर 27 है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन ए है संदेह, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है भ्रांतिमान और ऑप्शन डी है अतिशयोक्ति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, उत्प्रेक्षा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है भ्रांतिमान, ऑप्शन बी है दृष्टांत, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है संदेह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा और ऑप्शन बी है रूपक, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है सलेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, रूपक। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोहत ओढ़े पीतू पटु श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आतुब पदियो प्रभात। तो पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है यमक। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। और क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31, पीपर पाद सरिस मंडोला। पंक्ति में अलंकार है और इस ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी उपमा। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शन ए है सममात्रिक, ऑप्शन बी है अर्ध सममात्रिक, ऑप्शन सी है विषम मात्रिक, ऑप्शन डी है वर्णिक वृत्त। तो रोला किस प्रकार का छंद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, सममात्रिक। और प्रश्न नंबर 33 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी है 5। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 है कि सरोटा छंद में चरण होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है प्यारे विद्यार्थियों 1। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है कि सरोटा छंद में 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 12। तो प्यारे विद्यार्थियों, रोला छंद के
प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, यानी 24। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सरोटा छंद के पहले चरण में मात्राएं होती हैं। ऑप्शन ए 13 से 11 मात्राएं, ऑप्शन बी है 11 से 13 मात्राएं, ऑप्शन सी है 11 मात्राएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, 11 मात्राएं होती हैं सरोटा छंद के पहले चरण में। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 37 है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी है यस अस, और ऑप्शन सी है मान, और ऑप्शन डी है आ। तो आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यानी आ। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भलाई में, प्रश्न नंबर 38 है कि भलाई में प्रत्यय है। ऑप्शन ए भला, ऑप्शन बी है ई, और ऑप्शन सी है आई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, आई। और प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 39 है कि निर्देयी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है व्यय, ऑप्शन बी है नी, ऑप्शन सी है निर, और ऑप्शन डी है नीर। तो इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, निर, यानी निर्देय शब्द में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है निर। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए है पर्या, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है परि, और ऑप्शन डी है पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, परि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41 है कि माता पिता में समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, तो माता पिता में समास है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, द्वंद्व समास, यानी माता पिता में समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 है कि हानि लाभ में समास है। हानि लाभ में समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, द्वंद्व समास। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि नीलांबर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास, और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कर्मधारय समास। उसके बाद है नेक्स्ट है पंचवटी में समास है। पंचवटी में समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, और ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो प्यारे विद्यार्थी, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी द्विगु समास। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 है कि नीलकंठ में समास है। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है अवयवी भाव समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 46 है कि खीर का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी कीर, ऑप्शन सी पीर, और ऑप्शन डी तीर। तो खीर का तत्सम रूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, क्षीर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 47 के सूरज का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है दिनकर, ऑप्शन सी है सूरज, ऑप्शन डी है प्रकाश। तो प्यारे विद्यार्थियों, सूरज का तत्सम रूप है ऑप्शन ए सही है, सूर्य। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है नीरद, ऑप्शन बी है अम्बुद, ऑप्शन सी है जलद, और ऑप्शन डी है जलज। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, यानी जलज शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि पक्षी आकाश में उड़ रहा है, रेखांकित का पर्यायवाची क्या है, यानी पक्षी का हमें बताना है कि पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए है घोटक, ऑप्शन बी है
भूधर, ऑप्शन सी है खग और ऑप्शन डी है मृग। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी खग। और प्यारे विद्यार्थियों इसका लास्ट क्वेश्चन है, यानी युष्मद शब्द, यानी 50वां क्वेश्चन है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा। तो ऑप्शन ए है युवाम, ऑप्शन बी है युष्मासु और ऑप्शन सी है तभी और ऑप्शन डी है तप्त। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है तभी। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने आपको 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे आपसे आशा है और पूरा विश्वास है कि आप 20 में से कम 18 नंबर तो ज़रूर लेकर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको गद्य, जो महत्वपूर्ण गद्य और पद्यांश हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों ये हैं आपके महत्वपूर्ण गद्यांश या पद्यांश। तो पहले मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूँ। तो 2 गद्यांश पूछे जाते हैं जो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये 6 और 6 12। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो पूरे में पूरा अंक मिलेगा आपको, यानी 6 में से 6 अंक। और 2 लिखोगे तो 12 में 12 अंक प्राप्त करोगे। तो ये दे रखा गद्यांश। तो सबसे पहले से पढ़ लेते हैं। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना की प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस व्यक्ति को परिमिति भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न में क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, या ख प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग है आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो सर्वप्रथम इसका गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। सर्वप्रथम हम क्या डालेंगे, हेडिंग संदर्भ। तो संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम आपको इसी प्रकार लिखना है। और ये जो पाठ का नाम है, थोड़ा इसे आप यहाँ पर लाइन खींच देंगे तो बोर्ड परीक्षा में एग्जामर देखते के साथ ही आपको पूरे से पूरे में नंबर देगा। और इसी प्रकार लेखक के सामने भी आप एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल सीधी। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो पर संदर्भ में इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। जो अभी हमने रेखांकित भाग है उसे पढ़ लेते हैं कि आज का विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। तो इसका हमें क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या लिखी हुई है इस प्रकार हेडिंग डाल लेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक युग को वैज्ञानिक कहा जाता है। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं, यानी विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का प्रयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों की विनाश करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं।
तो प्यारे विद्यार्थी, कहने का मतलब है कि कुछ लोग उन्नति के लिए करते हैं शक्ति का प्रयोग, वैज्ञानिक शक्ति का, और कुछ लोग दूसरों की विनाश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले अथवा उसे नष्ट कर देने के प्रयासों में लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित नहीं करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों कि विज्ञान ने आज मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका सेकंड जो आंसर है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो इसका भी आंसर यही है। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और लेखक का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं अब पद्यांश बताता हूँ। ये आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको 6 में से 6 नंबर पूरा पक्का मिलेंगे, क्योंकि अगर आप इसे लिखते हैं तो ये भी आपका 2 नंबर का है, और 2 नंबर का यही है, चाहे इसे लिख दें इसे, और 2 नंबर का ये है, और 2 नंबर का 2 और 2 4, चाहे इसे जोड़ दो चाहे इसे जोड़ दो, 21 नंबर के हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थी, आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, ये आपका पद्यांश है। उदो मन ने भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु सीख। आशा लागी रहित तन श्वासा, जीवी कोटि बरीस। तुम ते सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। तो पृथ्वी गद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखाकित अंश की व्याख्या कीजिए। और गह है, गोपियाँ किसे अपना ईश्वर मानती हैं। और घ है, इंद्रिय स्थिल भई के केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीश में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको सबसे पहले इसका संदर्भ बताता हूँ। तो संदर्भ लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कि पृथ्वी गद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप थोड़ा इसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो संदर्भ है प्रसिद्ध पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और व्याख्या आपकी इस प्रकार है, यह है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेखांकित अंश की व्याख्या है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं जैसे बिना सिर वाला धड़ स्थिर और बेकार हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है, गोपियाँ किसे अपना ईश्वर मानती हैं। चाहे तो आप इस वाले क्वेश्चन कर दें, चाहे इस वाले कर दें। तो इसमें है, मैंने गए का भी आंसर दिया है कि गोपियाँ नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपना एकमात्र ईश्वर मानती हैं। और क्वेश्चन नंबर इसमें गए है, इंद्रिय स्थिल भई केशव बिनु, जो देहि बिनु शीश में कौन सा अलंकार है। तो
प्यारे विद्यार्थियों, ये दी गई पंक्ति में उपमा अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2 नंबर का संदर्भ पूछा जाता है, 2 नंबर की रेखांकित अंश की वाक्य पूछी जाती है और 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप इसे कर दें चाहे इसे, और 2 नंबर का ये है, एक छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपको 6 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको संस्कृत का पद्यांश बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना हूँ संस्कृत का गद्यांश। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते भाषाच्च केंद्र स्थलम अस्ति इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोक सर्वत्र प्रस्थित मुगल युगराज दाराशिको अत्र गतः भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषा ज्ञाने तथा प्रवाहित अभत यत तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषाएं कारित। तो उसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संदर्भ और अनुवाद कीजिए संदर्भ सहित। तो 2 नंबर का तो इसमें प्यारे विद्या संदर्भ पूछा जाता है और 3 नंबर का इसका हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। तो इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आपका भारतीय संस्कृत में से पूछा जाता है, यानी संस्कृत में से गद्यांश। तो संदर्भ इसका प्रसिद्ध गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। यानी प्रसिद्ध गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। और इसका जो अनुवाद है प्यारे विद्यार्थियों, वो इस प्रकार है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यानी यह नगरी वाराणसी जो है भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूरी बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया है। उसके बाद मैंने गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत में से भी आपको गद्यांश बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।